हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और हाँ, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। कहानी है कि नारी होने के नाते ना मालूम कितने सारी चीज़ों को झेलना पड़ता है और कितने सारे सपने पूरे करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज इसी कहानी के साथ हम फिर उपस्थित हुए हैं आप सभी के सामने। शादी के बाद कितने अरमान थे, कितने सपने देखा करती थी कि मैं इनके साथ कश्मीर घूम रही हूँ। दोनों बर्फ पर बच्चों की तरह दौड़ रहे हैं, एक दूसरे पर बर्फ़ के गोले फेंक रहे हैं, खूब हंस रहे हैं। फिल्में, सैर सपाटा, ना कोई डर ना कोई चिंता। पर वो सब कहाँ, सपनों का नाम ही बिछौना यथार्थ है कि कठोर धरातल पर बिछा हुआ था। मैंने ना तो कभी इनसे अपने अरमानों की बात की और उनके धूल में मिलने का डर था। कहीं वो ये ना कहें कि कितनी जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर। घूमने, सैर सपाटे, फिल्में देखने में खर्च क्या कम होगा। बड़ी मुश्किल से तो घर का खर्च उठाता हूँ और तुम हो कि घूमने की बात करती हो। मैं बुरी नहीं बनना चाहती थी, इसलिए सदा चुप रही। हम दोनों कहीं घूमने नहीं गए। बच्चे बड़े होने लगे। इधर सास ससुर भी वृद्ध हो चले थे और बीमार रहने लगे थे। मैंने उनकी जी जान से सेवा की, पर वे हमारा साथ भला कब तक देते। आखिर दोनों एक एक करके हमारा साथ छोड़ गए। फिर हमने ननद की शादी की। मैंने अपने दहेज का सारा सामान उसे दे दिया। सब नया नया वैसा का वैसा था। ननद रो पड़ी, बोली, भाभी तुम कितनी विशाल हृदय हो। देवर को पढ़ाया लिखाया, लायक बनाया, फिर उसकी भी शादी की। उसकी भी पत्नी आई मेरी देवरानी बनकर। मैं उम्र में उससे बहुत बड़ी थी। वो मेरी इज्जत करती। मैंने सोचा था शायद अब मुझे थोड़ी राहत मिलेगी, पर ये क्या। उस दिन जैसे ही देवरानी रसोई में आकर सब्जी काटने के लिए चाकू उठाया, देवर जी पीछे पीछे आए और उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बाहर ले जाने लगे और बोले, तुम्हें खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाभी के जैसा तो कोई बना ही नहीं सकता। मैं तो जिंदगी भर उन्हीं के हाथ का खाना खाना चाहता हूँ। क्यों भाभी। मैं मुस्कुराकर बात को हंसी में टाल गई थी। फिर भी देवरानी कभी मेरी सहायता के लिए नहीं आती थी। मैं भी तो एक इंसान हूँ। मेरी भी इच्छा होती थी कि कभी आराम करूँ, पर मैंने कभी उससे कुछ नहीं कहा। हमारी देवरानी हमेशा अपनी सहेलियों से यही कहती, भाभी बहुत अच्छी हैं, मुझे तो
किसी काम को हाथ ही नहीं लगाने देती। धीरे धीरे बच्चे भी बड़े हो गए, सब अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गए। मैं सबका पूरा ख्याल रखती, कब किसे क्या ज़रूरत है, कौन से कपड़े पहनने हैं, क्या खाना है। बच्चे हमेशा लाड़ करते हुए मेरे गले से लिपट जाते। माँ, तुम कितनी अच्छी हो, हमारा कितना ख्याल रखती हो। हमारी बेटी ने भी कभी कोई काम सीखने में रुचि नहीं ली। बचपन से आदत जो पड़ गई थी माँ पर निर्भर रहने की। हाँ, जब कभी मैंने खास किसी काम के लिए कहा तो अवश्य ही मेरी सहायता की। बेटे तो फिर बेटे थे, वे तो राजकुमारों की तरह रहते थे और मैंने भी उनकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश की। बेटी जब 22 की हुई तो हमने उसकी शादी कर दी। वह ससुराल चली गई। बेटे नए ज़माने के थे। बड़े बेटे ने अपने पसंद से अंतरजातीय विवाह किया। मैंने थोड़ा चैन की सांस ली कि अब तो मेरी बहू आ गई है। अब शायद बरसों से चली आ रही जिंदगी की इस आपाधापी से थोड़ा राहत मिलेगी। मगर उस वक्त मेरे दुख की सीमा नहीं रही जब देवर जी की बातों की तरह मेरे बेटे ने भी दोहराया। शादी के कुछ दिनों के बाद एक दिन हमारी बहू को काम करते हुए देखकर बेटा बोला, ये क्या है, तुम काम कर रही हो? अरे तुम आराम से बैठो, अभी तो हमारी मौज मस्ती के दिन हैं। और फिर माँ है ना, उनके होते हमें किस बात की चिंता। फिर भी बहू ने कुछ बोलना चाहा था, मगर बेटा उसको हाथ पकड़कर बाहर ले गया। अब मेरा सास का भी एक आदर्श रूप बन गया था। हालांकि बहू बुरी नहीं थी, पर जब पति खुद काम करने से मना कर रहा है तो वह भी निश्चित हो गई थी। फिर भी वक्त का इंतज़ार किया। वैभव और अनिल की शादी एक साथ ही कर दी, पर आरती और अनुभा आकर सोहल के रूप में ही ढल गई, यानी कि मतलब बड़ी बहू के रूप में ढल गई। घर का वातावरण ही कुछ ऐसा हो गया था कि सब मुझ पर ही निर्भर थे। मैं ना देखें तो कोई काम नहीं होता था। मैंने भी सोचा चलो बच्चे हैं, घूमने फिरने की उम्र है, आखिर मैंने अपने अरमान दबाए ही तो थे। जिस चीज़ से मैं वंचित रही, कम से कम बच्चों को तो उसकी कमी ना खले। मुझे तो मालूम था नई नई शादी के बाद क्या क्या अरमान होते हैं। वक्त बीतता रहा, बहू के बच्चे हुए, मैं दादी भी बन गई। बच्चे भी मेरे आगे पीछे ही घूमते। सच पूछो तो मैंने ही सबको पाला। बहुएं मेरा गुणगान गाते न थकती। वैभव मेरे पास आकर बोला, माँ, इन लोगों से कोई काम नहीं होगा, क्यों ना हम कोई नौकर रख ले। मेरी आंखों के कोर भीग गए थे। इतने वर्षों से सब कुछ मैं कर रही थी। आज जब मेरी बीमारी की वजह से बहुओं पर 2 दिनों के लिए काम आ पड़ा तो नौकर रखने की बात कर रहे हैं। फिर ये रिटायर हो गए थे और अपना समय दोस्तों के साथ
ताश खेलने में बिताने लगे, पर मेरी दिनचर्या में कोई फर्क नहीं आया। उस दिन की घटना मैं कभी नहीं भूल पाती। मैं बीमार पड़ गई थी, बहुत तेज बुखार था मुझे। हफ्ता भर मैं बिस्तर पर पड़ी रही। उस एक हफ्ते सारी जिम्मेदारी बहुओं के ऊपर आ पड़ी। 2 दिनों में ही वे बहुत बुरी तरह से खींच उठे। मंझली और छोटी किसी काम की बात को लेकर आपस में ही उलझ गईं। उन्हें समझाने बुझाने के वैभव मेरे पास आकर बोला, माँ, इन लोगों से कोई काम नहीं हो सकता, क्यों ना हम कोई नौकर रख लें। मेरी आंखों के कोर भीगे थे। इतने वर्ष सब कुछ करती रही। आज जब बहुएं घर पर हैं तो बच्चे क्या बोल रहे हैं कि एक नौकर रख लेते हैं। इन लोगों से कोई काम होने वाला नहीं है। अचानक से एक दिन सुबह बैठे बैठे ही मेरी जीभ लड़खड़ाने लगी। बोलती कुछ थी, निकलता कुछ था। मैं खुद हैरान थी कि ये क्या हो रहा है। शाम होते होते मेरा पूरा बायां हिस्सा सूख गया था। डॉक्टर को बुलाया गया। सब जांच करने पर पता चला मुझको लकवा मार गया है। सारे घर में एक सन्नाटा सा छा गया। मैंने मुस्कुराकर कहा, क्या बात है, सबने मुंह क्यों लटका रखे हैं? भगवान ने चाहा तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। पर मजबूरियोंवश मैंने बिस्तर पकड़ लिया। अपना काम करने लायक भी ना रही। तीनों बहुओं के मुंह उतर गए थे। कुछ दिनों तक तो सब सेवा की, फिर धीरे धीरे अपनी अपनी दिनचर्या पर उतर आए। मैं सुबह से 12 बजे तक भूखी प्यासी लेटी रहती हूँ। किसी को मेरी फिक्र ही नहीं है। घर में एक तनाव सा आ गया था। तीनों बहुओं का परस्पर प्रेम प्रदर्शन अब लड़ाई झगड़े में बदल गया था। आखिरकार पत्नियों की तकरार से तंग आकर तीनों बेटे अलग हो गए। मेरी हालत देखकर तीनों मेरे जीते जी संपत्ति का बंटवारा चाहते थे। सीधे मुंह कोई कह नहीं पाता था, पर उनकी बातों से मुझे सब कुछ समझ में आ जाता था। बेटी भी आई मुझे देखने, पर वो भी पराए घर वाली थी। कितने दिन रहती? आशीष चाहता था मैं वैभव के पास रहे, और वैभव चाहता था अनिल के पास रहूं। इन्हें भी अपना वक्त बिताना अच्छी तरह आता था। रात को अक्सर पूछते, कोई तकलीफ हो तो बता देना। शारीरिक तकलीफ मैं सह सकती हूँ, पर मुझे इस रोग ने जिंदगी के यथार्थ से वाकिफ करा दिया। मानसिक अशांति दी है। वो मेरी सहन शक्ति से बाहर है। आज मुझे यह महसूस हो रहा है कि इस आदर्श शब्द से मैं बरसों छली गई हूँ। मेरे अच्छे होने का फ़ायदा घर के एक एक सदस्य ने उठाया है। मैं एक सीधी सी आदर्श के पीछे भागती रही और सबने मेरी इस कमजोरी का फ़ायदा उठाते रहे। जीवन मैंने हमेशा दूसरों के लिए जिया है, और आज जब मैं जीवन के कगार पर खड़ी हूँ
तो सारे चेहरे मुझे अजनबी से लग रहे हैं। क्या मेरे 3 बेटे बहुएं, पोते पोतियाँ, बेटी, देवर देवरानी, ये सब मिलकर मुझे अकेली का बोझ नहीं उठा सकते। हर बेटा चाहता है कि माँ को दूसरा बेटा ले जाए। बेटी ससुराल की दुहाई देकर चली गई। ये भी मेरे पास बैठकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते थे। कितना मतलबी है ये इंसान, सिर्फ अपने सुख देखता है। आज एक प्रश्न मुझे बार बार परेशान कर रहा है। क्या अपना जीवन दूसरों के लिए जीकर मैंने गलती की, या फिर ये सब अपना कर्तव्य भूल गए हैं? दोस्तों, यह रही कहानी अगर ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और मुझे आगे बढ़ने में मेरी मदद करें, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, वीडियो में अंतिम समय तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। और अंत में एक चीज़ अवश्य कहना चाहेंगे कि हमारे माता पिता जो बचपन से लेकर के आज तक हमारा ख्याल रखते हैं, अगर अंतिम समय में उनको आवश्यकता पड़े तो कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, एक दूसरे पर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि माता पिता तो हम सभी के हैं। तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। जब हमारे माता पिता हम 4 भाई बहनों को पाल सकते हैं, तो हम 4 मिलकर के अपने माता पिता की सेवा क्यों नहीं कर सकते? दोस्तों, चलिए अब और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं। बाकी आप सभी तो वैसे भी बहुत समझदार हैं। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।